नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में एचडीएफसी बैंक इनका रिजल्ट आया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कैसा रहा वो आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप काफ़ी कुछ सीखोगे। रिजल्ट देखना कम से कम आपको चाहिए। अगर किसी बड़े बैंक का आया है या किसी बड़ी कंपनी का आया है जो बाजार को अकेले दम पे हिला सकती है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं रिजल्ट पर, ठीक है। और रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आपको आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा हमने जूम इसलिए किया है, आप लोगों को दिक्कत होती थी देखने में। ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेटा है हमारे सामने लाख में पेश किया गया है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, वो आसान होता है हमारे लिए समझ पाना, और उसी तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट इनकम है 31 मार्च 2021 यानी कि ये जो क्वार्टर अभी अभी ख़त्म हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पिछला क्वार्टर था साल का, जो पिछला क्वार्टर था वो कैसा था, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। वहाँ पर इंटरेस्ट इनकम और यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम क्लोज टू नेक है, यानी कि हम बराबरी पे हैं। थोड़ी सी बढ़ी हुई है लेकिन हम इसको बराबरी कह सकते हैं, ठीक है। 30,423 करोड़ इस बार आई है, 30,079 करोड़ पिछली बार आई थी, ठीक है। हम टोटल इनकम को अगर देखें, टोटल इनकम यही सबसे मेन चीज़ होती है हमारी। आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं उसमें, ठीक। 38,017 करोड़ पिछली बार था, 37,522 करोड़, ठीक। तो जो टोटल इनकम की बात हो रही है यहाँ पर हमको एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि इनकम जो है वो बैंक की बढ़ी है। इस बेस पे हम एक थम्स अप दे सकते हैं बैंक को। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रीट का एस्टिमेट था, यानी कि बाजार में जो लोग अनुमान लगा रहे थे, यानी कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं, जो लोग स्टॉक्स को खरीदने की राय देते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन इससे कहीं ऊपर थी। तो याद रखिएगा कि ये डेटा पॉइंट भले हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो इससे भी हायर नोट पे थी। अभी पिछले साल के इस क्वार्टर में जाते हैं, 31 दिसंबर 2020 यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारी इनकम थी वो थी 35,917 करोड़। वहाँ से एक बेहतरीन जंप देखने को मिला है, लेकिन यहाँ हमने कुछ झेला था, उसके बारे में बात हुई है, लेकिन हम उसमें अभी जाएंगे नहीं। हम अब आते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट पर, क्योंकि अब हम खर्चे डिस्कस करेंगे। इस खर्चे में सबसे पहली चीज़ हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करेंगे, यानी कि जो इनको ब्याज मिली वो इनकी सबसे कोर कमाई होती है। जो सबसे कोर खर्चा होता है वो होता है कि इंटरेस्ट इन्होंने कितना दिया, वो दिया 13,303 करोड़, जो पिछली बार था 13,762 करोड़, ठीक। जिसमें हमको कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, खर्चे इनके हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ में थोड़ा सा ब्याज में भी फ़र्क आया है। लेकिन अगर आप पिछले साल के इसी क्वार्टर में जाओगे तो 14,681 करोड़ इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस था। वहाँ पर ब्याज वगैरह ज़्यादा थी, इसलिए ये खर्चा ज़्यादा था, क्योंकि अभी सरकार ने, आरबीआई ने टू बी प्रिसाइज, और बैंकों ने ब्याज कम किया है, तो इसी के कारण इनका जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो काफ़ी कम आया है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी तो कम होनी चाहिए थी। जी हाँ, आप वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता है बैंक जो है वो कितने शातिर होते हैं। खैर, होना भी चाहिए, वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो उनका खर्चा कहाँ से चलेगा। तो हम टोटल एक्सपेंसेस पे आते हैं। 6 नंबर पॉइंट आप देखिएगा, याद रखिएगा, अभी यहाँ पर प्रोविजनिंग नहीं जुड़ी है। हम अभी प्रोविजनिंग अलग से जोड़ेंगे। प्रोविजनिंग क्या होती है? एनपीए से होने वाले जो दिक्कतें आती हैं उसको हम पहले से ही टैकल करने के लिए जो पैसा पहले से ही बाहर कर लेते हैं, यानी कि उसको हम अपने खर्चे में दिखा देते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनका आया है 22,484 करोड़ रुपए, ठीक, जो कि नेक टू नेक है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के इस क्वार्टर से भी, यानी कि खर्चा सेम टू सेम है। खर्चा ना कंट्रोल में आया, ना ही आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हाईएस्ट लेवल पे है, 2,678 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,630 करोड़, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 2,498 करोड़ थी। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए थम्स अप दे सकता हूँ, लेकिन ये मजबूरी में ज़्यादा हुआ है, इंटेंशनली कम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कंपनियाँ जो हैं वो एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा खर्चे करें, और एक बेटर होता है ना कि बेटर कम्युनिटी डेवलप करें अपने आसपास, ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर उपयोग होता रहे। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, किस पे? प्रोविजनिंग पे। प्रोविजनिंग हमको बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि जो बैंकों की प्रोविजनिंग है ना वो काफ़ी कुछ हमारे सामने रखने की कोशिश करती है। तो हम 8 नंबर का पॉइंट आपके लिए मस्ट वॉच है, प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसीज। ये हम देखेंगे 4,693 करोड़, क्लोज टू 4,700 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई है बैंक के द्वारा अपने एनपीएस को, आने वाले एनपीएस को टैकल करने के लिए। इवन जो एनपीएस हो चुके हैं 3,414 करोड़ पिछले क्वार्टर में, जो कि हमको बहुत बेहतरीन पुश दिया था क्या करने में, पिछले रिजल्ट को अच्छा पेश करने में।
लेकिन इस बार बैंक का मैनेजमेंट क्या सोचा है वो मैं नहीं बता सकता आपसे, लेकिन प्रोविजनिंग ऑन अ हायर साइड है। और ये बैंक के लिए कम से कम अभी जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, हमारे सामने जो कच्चा चिट्ठा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ये हमारे लिए अच्छा संकेत है नहीं। या तो बैंक कुछ गड़बड़ी झेल रहा है, मतलब एनपीएस इनके यहाँ बूस्टअप हुए हैं, या फिर आने वाले समय में इनको दिक्कतें लग रही हैं, इसीलिए ये पहले से ही प्रोविजनिंग करना चालू कर चुके हैं। पिछले साल के इस क्वार्टर में 3,784 करोड़ था। अगर हम उस बेस पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत 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 हायर साइड है प्रोविजनिंग। अब ये क्यों है, सेकेंड वेव को देखकर है, मुझे नहीं पता। रिजल्ट 1-2 दिन में तो तैयार नहीं होता, 1-2 हफ्ते में काफ़ी समय लगता है, तो ऐसा तो है नहीं। सच में एनपीएस बढ़े हैं बैंकों के, और ये सोचिए सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन, सबसे धमाकेदार जो स्टॉक मार्केट में बैंक है, इवन इंडिया में जो बैंक है जिसकी सबसे बड़ी रेपुटेशन है, उसकी ये हालत है। तो सोच लीजिए आपके उन सरकारी बैंकों की हालत क्या हो सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, या इवन इसी क्वार्टर में। मुझे नहीं पता इस क्वार्टर में उनके रिजल्ट कैसे होंगे, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में हो तो नीचे वाले रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। हम अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि अब वही सबसे मेन चीज़ बची हुई है। 8,186 करोड़ इस बार का प्रॉफिट है। पिछले बार के प्रॉफिट से बहुत नीचे, बहुत नीचे, बहुत नीचे। और मैं इसको क्लियर एक नेगेटिव नंबर दूंगा किसी भी बैंक को। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देख रहा हूं, मैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का कंपेरिजन कर रहा हूं। पिछले साल के इस क्वार्टर से हम भले एक बहुत बेहतरीन जंप दिखा रहे हो, लेकिन इस समय हमारा प्राइस भी कम था, ठीक है, स्टॉक का प्राइस। और दूसरी चीज़, इस समय बैंक की जो लोन बुक थी वो भी छोटी थी, कम से कम प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम कंपेयर नहीं करना चाहते। देखो, अब कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे चलते हैं ना, सिक्लिकल टाइप के होते हैं, वहाँ पर ये कंपेरिजन ठीक होता है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में, ये कंपेरिजन बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत नेगेटिव डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये बैंक का रिजल्ट अच्छा प्रॉफिट बेसिस पे तो है नहीं, प्रोविजनिंग बेसिस पे तो है नहीं, इनकम बेसिस पे है, और वो भी स्ट्रीट के एस्टिमेट से काफ़ी नीचे। तो अब हमको करना क्या है, हमको अब देखना है, ईपीएस हम देखेंगे, लेकिन हमको अभी देखना है क्या, हमको देखना है कि इनका जो एनपी है वो बढ़ा है घटा है। अब आप देखिए, एज यूजुअल हमारे सामने क्या डेटा आया। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनपी हमको पता ही नहीं था बढ़ेगा, देखो ये बढ़ा है, इसके बाद भी एक्सपेक्टेशन बढ़ने की है। अब ग्रॉस एनपी आप देख रहे हैं, लगातार कम किया था बैंक ने, 0.81 आया था, अभी 1.32 हो गया। नेट एनपीए कितना हो गया, 0.40। ये खतरनाक है। अगर हम सिर्फ एचडीएफसी बैंक को देख रहे हैं तो ये खतरनाक नंबर है, बैंकिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं तो ये नॉर्मल नंबर है, इवन ठीक ठाक नंबर है, बढ़िया नंबर है, हम इसको पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो हर चीज़ को अच्छे से टैकल कर सकता है, हर चीज़ को अच्छे से इवन टैकल करता है, उसके लिए ये नंबर खतरनाक हैं। अब हम आते हैं ईपीएस पर, अर्निंग पर शेयर पर, यानी कि एक शेयर पे कमाई इनकी कितनी हुई, 14.90 रुपये, जो कि पिछली बार था 15.90 रुपये। एक बड़ा डेंट हमको देखने को मिला है। अब आप सोच लीजिए कि 6-7% का डेंट हमको देखने को मिल रहा है, किसमें, ईपीएस में। तो प्राइस में भी 6-7% का करेक्शन बिल्कुल आम बात है, पिछली बार जहां स्टॉक खड़ा था। अब क्या टाइम करेक्शन उस चीज़ को जस्टिफाई करेगा, या स्टॉक प्राइस वहाँ से नीचे आना चाहिए, उसको हम चलेंगे चार्ट पे देखने। पिछले साल के इस क्वार्टर से मैंने बोला इसको कंपेयर हम नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पर आप इग्नोर कीजिए। तो ओवरऑल जो हमने रिजल्ट देखा, ये मतलब हम कह सकते हैं मिक्स्ड टू नेगेटिव रिजल्ट है, फ्लैट टू नेगेटिव रिजल्ट है। स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को मैच नहीं कर पाया है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। इवन मैं जो सोच रहा था उससे भी बेकार। आपने देखा ना, सुबह मैंने कौन सी वीडियो डाली थी, अमेरिकी बैंक इतने बेहतरीन रिजल्ट पेश किए, ऑल टाइम हाइस पे उनका इंडेक्स बंद हुआ। हमारे यहाँ आपको क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है, उस वीडियो में मैंने समझाया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं चार्ट पर। हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहीं पर प्राइस था जब पिछली बार का रिजल्ट आया था, मतलब कि मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होता है रिजल्ट वगैरह के कारण। अब यहाँ से प्राइस, अगर ईपीएस 6% कम हुआ तो प्राइस भी 6% नीचे जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी हाई नंबर पे होते हैं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो यहाँ पर टाइम करेक्शन की भी एक छोटी बहुत वैल्यू होती है। तो 2% अगर हम टाइम करेक्शन को दे दें तो 4% यहाँ के नीचे के प्राइस को, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो 1350 का जो प्राइस होगा वो क्लोज टू, अगर हम इस बेस पे सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से प्राइस कितना नीचे हमको मिलना चाहिए, तो 1340-1350 का प्राइस जो है वो अभी के हिसाब से जस्टिफाई करता है क्या, एचडीएफसी बैंक। लेकिन क्या स्ट्रीट इतने पे ही खुश हो जाएगा? नहीं। क्या शॉर्ट सेलर्स को मज़ा नहीं आएगा? वो मौका पाते ही चौका मारना चाहेंगे। इसलिए आपको सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट कहाँ आपको मिलेगा इस जोन में? तो यहाँ पर आपको ढूंढना है सपोर्ट
रेजिस्टेंस क्या, अगर मान लेते हैं कि लोगों को HDFC बैंक का एग्रेसिव बिहेवियर पसंद आया, उनकी प्रोविजनिंग पसंद आई, और हो सकता है कि देखो मैनेजमेंट तो कमेंट्री जो है वो हायर साइड पे किया है, पॉजिटिव साइड पे किया है, वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अभी भी इंटैक्ट देख रहा है, बिल्कुल है भी वो। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री कुछ लोग कह सकते हैं कि वो स्लगिश टाइप है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव साइड रखता हूं। अब अगर लोग उससे खुश होते हैं, बड़े प्लेयर्स उससे खुश होते हैं, तो हमको क्या करना है, अगर हमको ऊपर का ट्रेड मिलता है तो 1450 क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ कर, ये जब तक क्लोजिंग ना दे हमको यहाँ पर ट्रेड लेना ही नहीं है, अवॉइड कर दीजिएगा। इंट्राडे का ट्रेड आप पैटर्न पे सेट टेक्निकल इंडिकेटर्स पे विथ स्टॉप लॉस लीजिएगा। नीचे सपोर्ट आपको कहाँ मिल रहा है, 1250 पे बेहतरीन, यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल सपोर्ट ढूंढना चाहते हो तो 1330, 1340, 1350 है, वहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। प्रेजेंट कंडीशन में मैं कोई ट्रांजैक्शन की आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। रिजल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको कैसा लगा रिजल्ट बताइएगा। मुझे HDFC बैंक का रिजल्ट पसंद नहीं आया। अब कुछ ही बैंक हैं जिनसे मुझे उम्मीदें हैं, आप जानते होंगे नाम, हम अक्सर उनका नाम डिस्कस करते रहते हैं। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि HDFC बैंक की तरह वो लोग ऐसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हमारे सामने ना पेश करें, क्योंकि ये सब ऐसे बैंक है ना जो बैंक निफ्टी सबको हिला कर रख सकते हैं। अभी हम एक आखिरी पॉइंट आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद वीडियो को समापन की तरफ ले चलेंगे। आखिरी पॉइंट क्या है, डिलीवरी डेटा। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक समय आया था जब जनवरी का रेट था और वहाँ पर हमारा जो डिलीवरी परसेंटेज था वो काफ़ी कम हो गया था। अब ये कम क्यों हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कम हुआ तो आपको क्या डिसीजन वहाँ पर लेना चाहिए, वो ये लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज में, परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे तो कहीं 29%, 38%, 28, 42, 34, ये HDFC बैंक के हिसाब से कम डिलीवरी परसेंटेज है। आप कहोगे नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो रेट गिरने के बाद जो डिलीवरी परसेंटेज है, रिजल्ट से उम्मीदें जो थी डिलीवरी परसेंटेज वाली, वहाँ पर आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज 50%, 54, 51, 49, वही मतलब 50 और 60, ये डिलीवरी परसेंटेज आप पिछले कई दिनों का आंकड़ा अगर आप देखोगे, मतलब लोगों को रिजल्ट से उम्मीदें बहुत थी और HDFC बैंक ने उम्मीदों पे पानी फेरा है। आपको पता है ऐसे केसेस में होता क्या है, जनरली क्या होता है, लेकिन चार्ट पर क्या होगा वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो बड़ा प्लेयर ही डिसाइड करता है। बड़ा प्लेयर जो करेगा हम उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उसी बीच में हमको एंट्री और एग्जिट लेना होता है। ट्रेड के लिए ठीक ठाक मोमेंटम आपको मिल सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इन्वेस्टिंग के लिए दिस इज़ नॉट द लेवल, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम बैंकिंग स्टॉक्स। बैंक एग्रेशन दिखा रहा है, अच्छी बात है, सिचुएशन से लड़ने के लिए एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है। अब ये कितना इनको मदद कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हो ज़रा नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक आता कौन है सब्सक्राइब करने, खैर मिलेंगे फिर से, नमस्कार।